हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम अपने इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स को देख रहे थे और उसी के डायरेक्शन में हम लोग बात करते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर 2 का। जैसा कि आप सभी को पता है, डिटेल में हम लोग इसके प्रॉपर समरी में बात करेंगे। चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि चैप्टर 2 की हाईलाइट्स क्या है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। ठीक है, हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। चैप्टर का सबसे पहले नाम देख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंडिया का मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक क्या है। मीडियम टर्म मतलब इस डिकेड या 2025 तक आप मान लो, वहां से लेकर 2030 तक इंडिया का विजन क्या है कि मीडियम टर्म ग्रोथ कैसे होनी चाहिए। हमने पहले चैप्टर में भी इसके बारे में बात करी थी और डिटेल में और ज़्यादा बात करेंगे इसके एडवांस वर्जन के अंदर, जब इसकी प्रॉपर तरीके से समरी आ जाएगी। ठीक है, और इसमें हम किस चीज़ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं और हमारी होप क्या है कि आने वाले सालों के अंदर इसी डिकेड में 2020s में हमारा क्या विजन है हमारी ग्रोथ आउटलुक को लेकर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक एक करके इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। इंडिया की जो ग्रोथ आउटलुक है, यहां पर इकोनॉमिक सर्वे का ऐसा कहना है, कोविड 19 से पहले वाले जो साल थे ना, पहले वाले जो साल थे, यानी कि हम ऐसा कहते हैं 2019 तक जो प्रोस्पेक्ट्स थे, इकोनॉमी जिस गति से ऊपर बढ़ रही थी उन सालों में, अब ग्रोथ आउटलुक आने वाले सालों के अंदर उससे भी ज्यादा बेटर दिखते हैं हमें। देखो लिखा हुआ है बेटर देन इन द प्री पेंडेमिक ईयर्स। प्री पेंडेमिक मतलब 2020 से पहले, यानी कि 2019 तक। जो 2019 तक जो इकोनॉमी के ग्रोथ एस्पेक्ट्स थे, प्रोस्पेक्ट्स थे, उससे भी ज्यादा हमारा एक आउटलुक बन गया अपनी इकोनॉमी को लेकर। और कुल मिलाकर बात यह है, इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है अपने फुल पोटेंशियल पे ग्रो करने के लिए। मीडियम टर्म में अच्छी खासी इकोनॉमी भागेगी। अब यहां पर देख रहे हो, एक टर्म पे फोकस करवाता हूं। इस चैप्टर को देखो, मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक है। इस चैप्टर के अंदर दोस्तों कैसे भी करके लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं हो रही है। क्यों यार? इकोनॉमी की इतनी बैंड बज रखी है और उस बैंड बजने की वजह से लोग इतने ज्यादा त्रस्त हो रखे हैं इंडियन इकोनॉमी में। चीजें इतनी महंगी हैं, जॉब्स नहीं है, सब कुछ नहीं है यार। लॉन्ग टर्म का किसी को सबर नहीं है। अगर यहां पर शब्द होता ना कि लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट क्या, भाई सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में हर चीज बुलिश होती है। लॉन्ग टर्म में दुनिया की हर एक चीज ऊपर बढ़ती ही बढ़ती है। आज प्रॉपर्टी के रेट गिर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट की आज लंका लग रखी है, लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। कोई क्रिप्टो है वो नीचे गिर रहा है, लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। भाई सबको पता है 10 20 50 साल के लिए किसी भी चीज को छोड़ दिया जाए वो हमेशा बुलिश नेचर का ही होता है। लॉन्ग टर्म में सब कुछ ना बुलिश ही होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। लेकिन बात यह उठती है कि शॉर्ट टर्म में मतलब क्या हो रहा है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस के, अब देखो इकोनॉमिक सर्वे ने जो टोन यूज करी है, शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग इतना ज्यादा होपफुल नहीं है। क्यों? चैप्टर 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमी एक पुल बैक लेने के लिए तैयार है। लेकिन पुल बैक बेसिकली लेने के लिए क्यों तैयार है? ये वाली जो चीज है ना, इस वाली चीज को हम लोग सिंपल एक डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं। क्या? कैटापल्ट। कैटापल्ट मतलब क्या कहते हैं इसको हिंदी में? गुलेल। गुलेल की तरह बस पीछे आ रही है इकोनॉमी, उसके बाद रॉकेट बनने को तैयार है। वो याद है ना डायग्राम मेरा कंसोलिडेशन वाला जो मैंने आपको दिखाया था, है ना? ये सेम चीज है। कैसे? क्योंकि 8.7 कोविड खत्म होने के बाद 8.7% से बढ़ रही थी, फिर गिर गई 7% पर, और अब जो इस साल बढ़ने के जो आंकड़े हैं वो है 6 से लेकर 6.8% तक। तो ऑब्वियस सी बात है, पुल बैक तो एक कर ही रही है। तो हम लोग ना जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लॉन्ग टर्म में हमें पता है सब कुछ चीज बेटर ही होती है। शॉर्ट टर्म में अभी हम ज्यादा सतर्क नहीं, मतलब ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, हम सतर्क हैं थोड़े से। क्यों है? बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे कहता है दुनिया के अंदर 3 शॉक्स हैं। कोविड 19 पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन क्राइसिस और मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी बाय मेजर सेंट्रल बैंक्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, स्पेशली G20 इकोनॉमीज, G7 इकोनॉमीज, जो कि टॉप डेवलप्ड इकोनॉमीज है। इसलिए हम लोग ऑप्टिमिस्टिक जो है इंडिया की पोटेंशियल को जो जानने वो मीडियम टर्म के अंदर जान रहे हैं। और मीडियम टर्म को डिफाइन कर दिया है इकोनॉमिक सर्वे ने। मीडियम टर्म को डिफाइन कर दिया इकोनॉमिक सर्वे ने। वो वाली जो बात हो रही है वो हो रही है इस डिकेड की। पहले बताओ, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया?
समझ में आया? हाँ कि ना? मैं ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं बोल गया? ठीक है ना शाइनी? ठीक है ना सब कुछ? अब कुछ रिफॉर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है जो स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं इसने हमारी इकोनॉमी के बेसिक एस्पेक्ट्स को, फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन करा है। इकोनॉमिक सर्वे ने हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को, जो नींव है इकोनॉमी की, आर्थिक ग्रोथ की जो नींव है, जो जड़ है, उसको मजबूत करा है। किसने? कुछ स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस रिफॉर्म्स ने। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे यहां पर आप कह सकते हो कि करंट गवर्नमेंट की ज़्यादा तारीफ कर रहा है यहां पर, लेकिन आपको ये सब बातों से कंसर्न नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव है वो देश की भलाई के लिए लगता है, ठीक है? तो स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो हैं वो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इकोनॉमी की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाकर। तो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स, जैसा कि मैं दोस्तों आपको बता रहा था, वो ओवरऑल इंक्रीज हुए, इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। इकोनॉमिक सर्वे में बताता है 2014 से लेकर 2022 तक। अब एक बार बताओ, 2014 में किसकी सरकार आई थी? कौन बना था प्रधानमंत्री? यस। तो ये चीज क्या दिखाता है? मैं थोड़ा सा अशप्रीत देखने में लग रहा है ना कि ये बाइज्ड है थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे। क्या इससे पहले अर्पित कुछ भी नहीं हुआ हमारी इकोनॉमी के अंदर? मतलब जो भी चीजें हुई हैं, जो नींव जो स्ट्रांग बनी है, जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है फंडामेंटल स्ट्रांग बने हैं, 2014 से ही हुए। इससे पहले हमारी इकोनॉमी की हालत क्या बिल्कुल ध्वस्त थी, और 2014 के बाद से क्या बहुत अच्छी हो गई हालत? नहीं ना। लेकिन हम ये सब ना सरकारी एंगल लिखने नहीं है, ठीक है? डोंट, अगर आप अपनी ऐसी मेंटेलिटी लेकर मत चलना। प्लीज डू नॉट राइट ऑल दीज इन योर आंसर्स। मैं बस आपको एक बात बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा करंट गवर्नमेंट की तरफ ओरिएंटेड होकर इस लाइन को पेश कर रहा है। अब मोदी जी का एक बहुत अहम नारा है जो कि काफी पॉपुलर हुआ था इनके प्रीवियस टेन्योर में भी और इनकी इस टेन्योर में भी, सबका साथ सबका विकास, ठीक है? तो इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है, ये जो स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं ये एक मॉडल के ऊपर बेस्ड हैं, सबका साथ सबका विकास मॉडल के ऊपर। और यहां पर सरकार ने इकोनॉमी की ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए बड़े सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, बड़े सारे सेक्टर्स, अलग अलग जो एरियाज में जो काम करते हैं, अलग अलग जो एरियाज हैं, उनको एकजुट इकट्ठा करने की कोशिश करी है, उनके बीच में पार्टनरशिप को इंश्योर कर कर। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब ये रिफॉर्म्स कौन से हैं जो कि ये कह रहा है कि जिसने इकोनॉमी की नींव को, जड़ को इतना मजबूत कर दिया? तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले सरकार के दो मकसद को इकोनॉमिक सर्वे काफी ज्यादा हाईलाइट करता है कि सरकार ने दो चीजें बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश करी है 2014 से लेकर 2022 तक। एक, वेरियस फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट्स को बिजनेस का एक एनवायरनमेंट दिया, एक माहौल दिया है। पहले की तरह स्ट्रिक्टनेस और टाइटनेस इकोनॉमी के अंदर नहीं रह गई है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब इसका डिटेल वर्जन का डॉक्यूमेंट देखेंगे। एज ऑफ डूइंग बिजनेस, और लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा है एज ऑफ लिविंग की वजह से, ठीक है? तो सरकार ने इस एज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस एज ऑफ लिविंग, देख रहे हो यहां पर प्लस का साइन है, इन दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? गवर्नेंस ऐसी जो कि ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड हो। सरकार जो गुड्स दे, सरकार सप्लाई जो करे, उन गुड्स को पब्लिक गुड्स कहते हैं ना। इससे सरकार ने इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करी है। और पब्लिक गुड्स में बेसिकली क्या होता है, हम सबको पता ही है अपने नितिन सिंघानिया और सीबी सचदेवा की क्लासेस से, बेसिक इकोनॉमी की क्लासेस से, कि वहां पर इन्वेंशन तो मिसिंग होती है। मतलब सरकार की तरफ से सप्लाई होने वाले, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं एक मैं मलिका, कि बिस्किट, ब्रेड या दूध अगर सरकारी कंपनी का आ रहा है ना, तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसकी पैकिंग इतनी स्ट्रांग ना हो, वो ना हो। लेकिन सरकार का मकसद ना एक ना क्या कहते हैं आप, चमक धमक वाली चीजें दिखाने में नहीं होता है। सरकार का मकसद ये होता है कि सस्ते रेट पर सबको सब कुछ सप्लाई कर दिया जाए, राइट? है ना? अब भाई हमें इकोनॉमी में तो इन्वेंशन भी चाहिए होती है शाइनी, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को भी सुनिश्चित करा है। पहले हम इसको बोलते थे, जब भी पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब साथ में आ जाए, हम लोग बहुत साल पहले तक एक वर्ड यूज करते रहते थे बार बार इकोनॉमिक सर्वे या कहीं पर भी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तो हमारी इकोनॉमी का बेसिक नेचर है।
ये तो इकोनॉमी का हमारे बेसिक सिस्टम है, लेकिन इसको जहां पर, एक मिनट, जहां पर ये पब्लिक गुड्स या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, उसके बाद वो सेक्टर्स और वो एरियाज जो कि एनर्जी पर फोकस करते हैं, लाइक एनर्जी इन द सेंस सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन सारे सेक्टर्स पे भी सरकार ने फोकस करने की कोशिश करी है एग्रीकल्चर ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए। क्या ये जो एनर्जी सेक्टर होता है, क्या मैं अर्पित ऐसा बोल सकता हूं इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज को बूम करने के लिए, उनकी ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है ना? और उसके अलावा सरकार ने एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर भी बहुत फोकस करा है। जब इतना कुछ सरकार ने करा है एस ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एस ऑफ लिविंग के लिए, तो इसकी वजह से एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हो पाई है पूरे देश में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो इकोनॉमी के ये 3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये अच्छे से डील हो पाए हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकल कर आया है, जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है हमारी इकोनॉमी की वो निखर कर बाहर आई है। मतलब इकोनॉमी में जो क्षमता है काम करने की वो निखर कर आई है, और इकोनॉमी में रहने वाले लोग जो हैं वो इसके लिए मेन पिलर्स हैं, वो इसमें फ्यूल डालने का, इस इकोनॉमी के पहिए को चलाने का फ्यूल डालने का काम कर रहे हैं लोग। और ये सब कुछ कैसे हो पाया है, जो न्यू इंडिया के लिए जो रिफॉर्म्स लिए हैं सरकार ने, ठीक है, सबका साथ सबका विकास मॉडल की छत्र छाया के अंतर्गत, ये उसकी वजह से हो पाया है। इस पॉइंट में किसी को कोई भी दिक्कत, डोंट वरी, हम डिटेल्ड एस्पेक्ट में बात करेंगे। ये हम सिर्फ हाइलाइट्स डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का। पहले बताओ यहां तक के लिए बात क्लियर, आगे बढ़ूं मैं? तो रिफॉर्म्स तो जो लिए गए हैं सरकार के द्वारा, इकोनॉमिक सर्वे कहता है 2014 के बाद, वो ब्रॉड प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थे, और यही प्रिंसिपल्स अभी मैंने आपको दिखा दिए। पब्लिक गुड्स क्रिएट करना, एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम इंश्योर करना जो कि ट्रस्ट बेस्ड हो, प्राइवेट सेक्टर के साथ को पार्टनर करना सरकार का, यानी कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर आना, ताकि गुड्स जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट तो हो सके, वो पब्लिक सेक्टर इंश्योर कर देगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन, डेवलपमेंट, इन्वेंशन को इंश्योर करेगा, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी इंश्योर करा गया। तो ये वाला पैराग्राफ जो है ये हमने यहाँ पर देख लिया इस पूरे के पूरे मॉडल में। लेकिन सवाल ये उठता है मयूर, जब सरकार इतनी तारीफ कर, ये इकोनॉमिक सर्वे जो इतनी तारीफ कर रहा है सरकार की 2014 से लेकर 22 तक स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस रिफॉर्म्स आए, हमें इसका कुछ भी देखने को मिलता है? जैसे एज अ पब्लिक आप अपने दिल पे हाथ रख के बात बताओ कि आपको 2014 से लेकर 22 तक जितनी तारीफ कर रहा है, आपको कुछ बहुत बेहतरीन अपनी लाइफ बदलते हुए दिख रही है, अपने आसपास कुछ ऐसी बेहतरीन डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है? बताओ। या जितना भी आप पढ़ते हो कुछ ऐसा बहुत भयंकर लेवल पे इकोनॉमी में होता हुआ दिख रहा है क्या? सब लोग बताओ मुझे इस बारे में, हाँ कि ना? बोलो। नहीं दिख रहा। अब देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। तो इकोनॉमिक सर्वे झूठ बोल रहा है क्या हमसे? देखो इकोनॉमिक सर्वे खुद कह रहा है सरकार ने रिफॉर्म्स, देखना इकोनॉमिक सर्वे की टोन सुनना, सरकार ने रिफॉर्म्स दोस्तों बहुत अच्छे लिए, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, लेकिन उसके लिमिटेड इंपैक्ट है। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ने एग्री करा है, यस, जो रिफॉर्म्स इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए लिए गए हैं उसके लिमिटेड इंपैक्ट निकले हमारी इकोनॉमी के ऊपर, लिमिटेड इंपैक्ट निकले उसकी हमारी इकोनॉमी के ऊपर। अब ऐसा क्यों, क्या कहना है इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना है? यानी कि इकोनॉमिक सर्वे इस बात को एग्री कर रहा है कि यस, जो भी ये रिफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं 2014 से लेकर 2022 तक अंडर सबका साथ सबका विकास मॉडल, जो भी चीजें हैं ये सारी की सारी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, ये जिस तरीके से इंप्लीमेंट होने के बाद जो आउटकम इनसे हमें मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल पाया? तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है जो इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो कि इकोनॉमी को थोड़ा सा एक ईगल्स आई व्यू से देखते हैं, बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं, थोड़ा सा एक ब्रॉड एंगल से देखते हैं, और ओवरऑल छोटे 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 सेक्टर्स को कंबाइन करके, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के एंगल को कंबाइन करके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सबको कंबाइन करके, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ओवरऑल जो हमारे भारत का नक्शा है उन सब में जो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सबको कंबाइन करके जो मैक्रो इकोनॉमिक जो सिनेरियो है वहां पर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के अंदर एडवर्स इंपैक्ट हुआ है। तो इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना है कि पूरी ओवरऑल इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ पाई, ये क्या है एडवर्स वेरिएबल्स, एडवर्स इंपैक्ट। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है दो चीजों ने इकोनॉमी की ग्रोथ को रोक कर रखा है, होल्ड कर रखा है, एक क्रेडिट ग्रोथ और दूसरा कैपिटल फॉर्मेशन।
तो ये क्यों हुआ है? क्रेडिट ग्रोथ मतलब पैसा जो है इतना अवेलेबल नहीं रह गया है कंपनीज वगैरह को लोन देने के लिए। और आपको पता ना, कंपनीज को जब तक लोन नहीं मिलेगा तो वो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च नहीं करेंगे। वो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च नहीं करेंगे तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। लोगों को जॉब नहीं बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली इकोनॉमी में ह्यूमंस को भी रिसोर्स देखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो हो नहीं पाती है। अल्टीमेटली इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है और अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का इतना ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाती, जिसके बारे में हमने बात करी भी थी कि 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यंग होती हुई चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप सबको पता ना, काफ़ी बार मैं पिछले कुछ महीनों में इसके बारे में बात कर चुका हूँ अपने स्टैटिक सब्जेक्ट में, है ना। तो क्या कहना है इकोनॉमिक सर्वे का? ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से हैं जो एडवर्स इंपैक्ट जिनका है? एक बैलेंस शीट स्ट्रेस। बैलेंस शीट स्ट्रेस बेसिकली ये किसके बैलेंस शीट की बात चल रही है? कंपनीज के बैलेंस शीट की। और बैलेंस शीट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। माइंड यू, बैलेंस शीट होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। किसकी वजह से हुआ है ये? क्रेडिट बूम। पैसा ना कुछ ज्यादा ही अवेलेबल हो गया था इकोनॉमी के अंदर। और हमने क्या पढ़ा था शाइनी? जब पैसा इकोनॉमी के अंदर ज्यादा आ जाता है तो फिस्कल पॉलिसी मेजर्स और मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स क्या करते हैं? पैसे को इंजेक्ट करते हैं कि लीक करते हैं? क्या करते हैं? खींच लेते हैं कि और इंस्टॉल करते हैं इकोनॉमी के अंदर? खींच लेते हैं मतलब, है ना, सक कर लेता है पैसा आरबीआई और गवर्नमेंट, बेसिकली आरबीआई। अब जब पैसा अवेलेबल इतना नहीं रहेगा, पैसा इतना अवेलेबल नहीं रहेगा तो क्या होगा बताओ? लोन के रेट बढ़ेंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रीवियस ईयर्स में हुआ है। और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है ग्लोबल शॉक्स काफी आए हैं। एक मिनट रुकना। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि ये जो इनिशिएटिव्स लिए थे सरकार ने, ये इसलिए थोड़े से रुके हुए हैं क्योंकि एक तो बैलेंस शीट स्ट्रेस, क्रेडिट बूम की वजह से प्रीवियस ईयर्स में जो हुआ है, और एक ग्लोबल शॉक काफ़ी ज़्यादा जो हुआ है, जो सहना पड़ा है, सिर्फ हमारी इकोनॉमी को नहीं, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को। और सारी इकोनॉमी से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी को जब सहना पड़ रहा तो हमारी इकोनॉमी से हम उसको बचाकर नहीं रख सकते, और वो था पैंडेमिक। पैंडेमिक कौन सा, किसकी बात चल रहा है? कोविड-19। और प्राइजेस जो है कमोडिटी के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और प्राइजेस वैसे तो बढ़ते ही चले आ रहे थे, एक दूसरे इकोनॉमिक शॉक ने किसने प्राइजेस बढ़ा दिए? जल्दी बताओ। हाँ, हमने कल पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन हो गया है। ओके, ये 2 पॉइंट मेंशन कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे के, जिसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ नहीं, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती थी, लेकिन वो रुक गया है। ठीक है। अब लैग्ड इफेक्ट्स एज आउटकम्स ऑफ सम रिफॉर्म्स टेक टाइम। मतलब ये जो रिफॉर्म्स कभी कभार इंट्रोड्यूस करती है सरकार, इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा पॉइंट मतलब मेंशन कर रहा है जो कि हो सकता है काफ़ी कम लोग इस पर यकीन करें, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे इस बात को प्रूव करके अभी बताएगा। कह रहा है कुछ कुछ रिफॉर्म्स दोस्तों सरकार ने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। ध्यान से सुनना इकोनॉमिक सर्वे की वाली टोन। कुछ कुछ रिफॉर्म सरकार ने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, लेकिन किसी किसी रिफॉर्म्स के जो आउटकम है ना, वो लैग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभार रिफॉर्म्स को, पॉलिसीज को, स्कीम्स को, सरकार के एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को जब इंप्लीमेंट करा जाता है तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो देखने में या उसका स्वाद मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलो, ये तो इकोनॉमिक सर्वे ने ऊपर ऊपर से बोल दिया, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, हवा में कोई भी बातें नहीं करता, हर एक चीज का एक बैकअप रखता है। तो उसने ये वाली जो लाइन बोली है ना, चलो उसको समझते हैं कैसे। कह रहा है इकोनॉमी की जो अभी हमारी करंट सिचुएशन चल रही है, आप लोग बिल्कुल इसको कंपेयर कर सकते हो। दिस इज कंप्लीटली एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, कंपेरेबल। एनालॉगस का डिक्शनरी मीनिंग होता है कंपेरेबल। ये करंट सिचुएशन जो हमारी इकोनॉमी 2022 तक जो फेस करा है उसने, दिस सिचुएशन इज बिल्कुल टोटली सेम टू 1998 से लेकर 2002 का जो टाइम पीरियड था हमारी इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि अगर आप इतिहास में इस टाइम ड्यूरेशन को, इन 4 सालों को उठाकर देखोगे और इकोनॉमी के इस टाइम पीरियड के पन्ने उठाकर देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स यहां पर सरकारों ने इंट्रोड्यूस करे थे इस टाइम पर। लेकिन
उस टाइम पर भी इकोनॉमी के अंदर कुछ टेम्पररी शॉक्स चल रहे थे। जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे ने शाइनी कितने शॉक्स बताए हमें, कितने शॉक्स हैं इकोनॉमी के अंदर? 3 है। तो उसने कहा कि उस टाइम पर भी ना, इन 4 साल के ड्यूरेशन में भी कुछ टेम्पररी शॉक्स है जिसने इकोनॉमी की ग्रोथ को रोक लिया था। और रोकने को हम लोग क्या कहते हैं कि इकोनॉमी कौन सी मोड में चली जाती है? कंसोलिडेशन प्लस पुल बैक। कुछ ऐसी फेज से जूझ रही है ना हमारी इकोनॉमी, बताओ। पहले चैप्टर से क्लियर करा था ना हमने इस बात को। एक बार जब ये शॉक्स जो हैं ये फेड हो जाते हैं, ये चले गए थे, तो कुछ ऐसे ही हुआ था कि 2003 से जितना इकोनॉमी के अंदर फ्यूल डाल के हमने रखा हुआ था, तो वो इकोनॉमी का जो रॉकेट था वो फटना स्टार्ट हो गया था और इकोनॉमी बूम कर गई थी एकदम से। और मैंने कल आपको बताया था ना कि अभी भी हमारे इकोनॉमी के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो फ्यूल डाल के रखी हुई हैं। अब पीरियड जो हमारी इकोनॉमी का चल रहा है वो 1998 से लेकर 2002 जैसा था। उस टाइम पर टेम्पररी शॉक से इकोनॉमी की ग्रोथ रुक गई थी, इकोनॉमी कंसोलिडेशन मोड पर आ गई थी, इकोनॉमी पुल बैक मोड पर आ गई थी, वो रुक गया था सब कुछ सिनेरियो पूरा का पूरा। अब ये यहां से भागना शुरू होगा तगड़ी तरीके से, रॉकेट बनना शुरू होगा इकोनॉमी एक बार ये टेम्पररी शॉक जो है ये थम जाए। कौन से थम जाए? ये वाले। एक, कोविड 19 से कंप्लीटली हमारी इकोनॉमी रिकवर हो जाए, जो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन हुआ है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, जो कमोडिटीज के जो प्राइसेस है पूरी दुनिया में स्टेबल हो जाए, और अलग अलग कंट्रीज के स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमीज या जो ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक जो हैं वो पॉलिसी रेट्स को, लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सबको जो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी अपना रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक, ये चीजें एक बार ठीक हो जाए। और बहुत सारी कंट्रीज की जो करेंसी है वो वीक होती चली जा रही है क्योंकि यूएस डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है। ये थोड़ा सा बस स्टेबल हो जाए कि वो कंट्रीज के अंदर भी दम आ जाए कंपेयर टू यूएस डॉलर। जब ये 3 ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स जो हैं ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर अपनी परछाई डालना जब छोड़ देंगे, हमारी इकोनॉमी को रॉकेट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। बताओ समझ में आया इतना? ठीक है। हमने ये वाली बात करी थी ऊपर कि ये रहा ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, है ना? ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस 2014 से लेकर 2022 तक आई है। अब मुझे एक बात बताओ, कैसी भी कोई भी इकोनॉमी होती है, सबसे पहले चलो मुझे इस चीज का बेसिक आंसर दे दो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जो था। इकोनॉमी की ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए, या फिर हम अपनी देश की अगर बात करें, हमारे देश में मेजर जीडीपी कंट्रीब्यूटर दोस्तों बताओ कौन है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, या टर्शरी सेक्टर? बताओ। टर्शरी सेक्टर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर? और क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर्विस सेक्टर में जितने काम करने वाले लोग हैं, हमारे देश में ज्यादातर जनसंख्या प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जाकर, प्राइवेट एमएनसी में जाकर काम करती है एज कंपेयर टू सरकारी ऑफिसर? बताओ, कह सकते हैं? तो क्या मैं इससे ये चीज भी ठकुराइन डिराइव कर सकता हूं क्या? ठकुराइन बताओ कि हमारे देश में अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज या जो फैक्ट्रीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, अगर उसको ग्रो करने के लिए एनवायरमेंट अगर इतना अच्छा ना हो तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो श्रिंक कर जाएगी। बोल सकता हूं? तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के शाइनी में 100 बातों की एक बात ये कर सकता हूं क्या, कि कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करने के लिए हमें उनके लिए ट्रस्टिंग एटमॉस्फेयर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना कंपनी यहाँ से बुरा बिस्तर पैक करेंगी अपना और वापस अपनी अपनी कंट्रीज लौट जाएंगी और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना? एमएनसी का मतलब क्या होता है? एमएनसी की हमारे देश की होती है शाइनी? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हमारे देश की होती नहीं होती हैं, लेकिन क्या वो हमारे इकोनॉमी को फायदा पहुंचाती है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन? एक नॉर्मल पर्सन जो हीरो होंडा के शोरूम में एज अ मैनेजर काम कर रहा है और एक जो एमएनसी का मैनेजर है, सैलरीज में जमीन आसमान का फर्क होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा, बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। तो हम कुछ इनिशिएटिव्स देखते हैं कि ऐसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इंकरेज करने के लिए, इंडस्ट्रीज को इंकरेज करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार ने ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि उनका ट्रस्ट जीता जा सके। क्योंकि बहुत बार ये होने लगा था, बहुत साल मतलब काफी इंस्टेंसेस में ये चीज देखी गई थी कि कंपनीज यहां से ना अपने बोरिया बिस्तर पैक करके ना वापस जाने लग गई हैं।
ठीक है। नंबर वन, क्या लिए सरकार ने इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए क्या करा? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को सिंप्लीफाई कर दिया, लाइक आईबीसी और रेरा को। क्या होता है ये रेरा और आईबीसी? आईबीसी होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये 2016 में आया था। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे इसके समरी डॉक्यूमेंट के अंदर। अभी के लिए आप सिर्फ इसकी फुल फॉर्म जान लो। फुल फॉर्म है इसकी, इसको हम लिख देते हैं यहां पर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। कब आया था? 2016 के अंदर। यानी कि जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, इंसॉल्वेंट मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उनका दिवालिया निकल गया, राइट अर्पित? क्या हम ये बोल सकते हैं शाइनी, जो हमने पढ़ा था अपने लक्ष्मीकांत की, अगर हम लोग नॉलेज पे जाएं, एक इंसॉल्वेंट पर्सन कभी लोकसभा या फिर विधानसभा विधान परिषद के इलेक्शन नहीं लड़ सकता, है ना? उधर क्या लिखा रहता है? ही और शी शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। यानी कि उसने ऐसा ना हो कि किसी से कोई लोन वोन लिया और वो करके और उसको चुकाने में असमर्थ रहा हो, है ना? उसका यानी कि सिविल स्कोर खराब नहीं होना चाहिए प्राइवेट लाइफ के अंदर। और रेरा, रेरा क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो यानी कि जब नाम में ही आ गया अर्पित रियल एस्टेट, रियल एस्टेट कौन से सेक्टर से रिलेटेड होता है? रियल एस्टेट को नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, है ना? ये बिल्डर्स वाला, ये उसके लिए फ्रेमवर्क है। क्या है इनमें, क्या लिखा हुआ है? डोंट वरी, इकोनॉमिक सर्वे के डिटेल वर्जन में देखेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं आपको, समंदर में लेकर जाने से पहले मैं आपको साझा कर रहा हूं कि हमें किस गहराई तक जाना है। कल हमने चैप्टर 1 की गहराई देख ली थी, एक ओवरव्यू ले लिया था। अब आप चैप्टर 1 में आराम से डिग इन कर सकते हो जब इसका डिटेल वर्जन निकलेगा। तो मलिका यहाँ पर है क्या कि इकोनॉमिक सर्वे के ना विजन के 2 डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे, ठीक है? ये हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट निकला हुआ है जिसमें मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसका ये एक समरी वर्जन निकलेगा, डिटेल में बात होगी उसके बारे में, ठीक है? लेकिन वो आप तब पढ़ पाओगे जब एक ओवरव्यू जान लोगे, ठीक है? उसके बाद पहले क्या होता था कंपनीज में ना, एक एक्ट सबको फॉलो करना पड़ता था, एक कंपनीज को, कंपनीज एक्ट 2013। अब उसके अंदर क्या होता था, छोटे छोटे जब ऑफेंसेस होते थे ना, मतलब कंपनी के अंदर मान लो कि एम्प्लॉयज के बीच में कुछ बात हो गई, लेबर एम्प्लॉयर के बीच में कुछ बात हो गई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कुछ बात हो गई, कुछ भी ऐसा मान लो, तो छोटे छोटे इकोनॉमिक ऑफेंसेस या कंपनी की बैलेंस शीट अगर ऐसा है, ऐसा कुछ भी घोटाला है उसके अंदर, तो वो ना क्रिमिनलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाता था कि उस कंपनी के लोगों को, मैनेजर को पुलिस उठाकर ले गई, वो ले गई। अब इसकी वजह से मुझे एक बात बताओ, जब एक कंपनी का ऐसा नाम खराब होता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है, तो क्या वो कंपनी मार्केट में टिकी रह सकती है? क्या उसके प्रोडक्ट बिकेंगे? क्या उसमें कोई इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? क्या उसके शेयर खरीदना कोई पसंद करेगा? क्या बताओ, बोलो। सिर्फ एक न्यूज की वजह से, सिर्फ एक न्यूज की वजह से कैसे कैसे कंपनीज हिल सकती हैं, ये आप लास्ट वीक में अदानी में देख लो। अदानी में देख लो, चाहे वो अदानी एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो अदानी पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी अदानी की कंपनी हो, तो माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हैं, जो कंपनीज एक्ट के अंदर लिस्टेड थे, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि हाँ देखो, पेनल्टी वगैरह या कुछ ना कुछ जो है वो प्रक्रिया तो चलेगी, लेकिन अब उन ऑफेंसेस को क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, ताकि नाम खराब ना हो। इससे देखो, इन्वेस्टमेंट माहौल खराब होता है देश का, होता है कि नहीं होता है? वो कंपनी को तो तुमने सफाया कर दिया, अब उस कंपनी की वजह से ग्रोथ सफर होती है, जिन लोगों को रोजगार दे रही थी वो कंपनी, वो सफर होता है, मार्केट में उसके जो प्रोडक्ट आ रहे थे वो सफर होते हैं। अल्टीमेटली ओवरऑल ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हैम्पर होती है, ठीक है? 25,000 ऑलमोस्ट अननेसेसरी कंप्लाइंसेस थे कि अगर किसी को कंपनी खोलनी है, बंद करनी है, कुछ एक अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, फ्रेंचाइजी खोलनी है, तो 25,000 की माथा पच्ची वाली सरदर्दी वाली चीजें थी, डॉक्यूमेंट थे, यहां साइन करो, वहां साइन करो, इस ऑफिसर से मिलो, फलाने उससे मिलो, यहां परमिशन लो, वहां लो। शिवाजी द बॉस देखिए, अपना हॉस्पिटल ओपन करवाने के लिए वो कहां फिरता है, देखा है मूवी? 25,000 ऐसे अननेसेसरी कंप्लाइंसेस को दूर कर दिया है। उसके बाद 1400 जो पुराने जमाने के जो लॉस चल रहे थे उनको रिपेल कर दिया गया। आर्केक मतलब ये कितने पुराने होंगे? आर्केक मतलब एनीथिंग विच इज वेरी ओल्ड। कितनी ओल्ड? शायद ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लॉस थे क्या?
कहाँ के थे? ब्रिटिश एरा के, या काफी पुराने, हो सकता है आजादी की बात थे जब। और एक और बात ब्रिटिश एरा से रिलेटेड, एक और चीज, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले पहले, ठीक है, दो चीजें होती है। देखेंगे हम इसको कि कौन से लॉस ऐसे, वो ऑब्वियसली बात है पूरे 1400 तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो अननेसेसरी थे उनको हटा दिया गया, ठीक है। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया। 2 मिनट में अभी इसके ऊपर आता हूं मैं, एंजल टैक्स क्या है, ठीक है, लेकिन पहले ऊपर वाले रिफॉर्म देख लेते हैं। टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स कुछ लिए गए, अलग अलग प्रकार के जीएसटी को यूनिफाई करके यूनिफाइड जीएसटी बना दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन करी गई। कंपनीज को अगर ज्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा तो क्या इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रह जाएगा क्या, बताओ? नहीं ना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मलिका, मुझे एक बात बताना। कोई भी एक कंपनी है, चिप्स की कंपनी मान लेते हैं, चिप्स की कंपनी में बड़ा कंपटीशन चलता है ना, ठीक है। चिप्स की कंपनी में बड़ा सारा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो मार्केट में ऑलरेडी मतलब मान लो कि बड़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं वो स्टैब्लिश हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर आप एक चिप्स की कंपनी लॉन्च करना चाह रहे हो तो आप अपनी जगह मार्केट के अंदर कैसे बनाओगे? क्या होगी आपकी अप्रोच? आपको अपना ब्रांड पॉपुलर करना है तो क्या होगी आपकी अप्रोच? कोई कुछ कह रहा है क्या? बोलो बोलो। बाकी कोई आंसर दो इसका, कोई और बताओ। मार्केटिंग मार्केटिंग तो ऑलरेडी टिकी हुई है। उन कंपनीज को जल्दी फटाफट जगह बनानी है तो क्या करोगे मयूर, क्या करोगे सबसे पहला स्टेप? आपके पास इतना पेशेंस थोड़ी ना है मलिका, तब तक तो कंपनी फ्लॉप हो जाएगी आपकी, अगर आप 1 साल तक मार्केटिंग मार्केटिंग करवाते रहोगे तो अपनी जेब से ही पैसा देते रह जाओगे। बताओ शाइनी, सबसे बड़ा शस्त्र क्या चलाओगे मार्केट के अंदर? नहीं यार, तुम लोग यार बनिया मेंटेलिटी के हो ही नहीं। तुम लोग क्या शेयर मार्केट से पैसा कमाओगे यार? प्राइस कम रखो। वेरी गुड जैद, आज से तुम्हें करवाऊंगा ट्रेडिंग में सिर्फ। प्राइस कम रखो। बाकी जो कंपनियां हैं वो 10 रुपए का पैकेट बेच रही हैं, तो तुम कितने का बेचो कम से कम? 7 रुपए का कर दो, 8 रुपए का कर दो, कितने का भी कर दो, लेकिन वो 10 से कम होना चाहिए, है ना। वो आपने डिफाइन नहीं करा था। आप इंटरव्यू में ऐसे नहीं बोल सकते कि सर इसी को ये कहते हैं उसी को वो कहते हैं, शट अप। ठीक है, 10 रुपए से एटलीस्ट वो आपका कम होना चाहिए। 7 रुपए, 8 रुपए या 5 रुपए का हो कम से कम, तब जाके कुछ बात बनेगी। मुझे एक बात बताओ, पार्ले जी जो बिस्किट है आज तक क्यों टिका हुआ है हमारे देश में? इतने सारे बिस्किट है। आप उसको छोड़ो, पहले ब्रांड बनाने के लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बताओ। हाँ ठीक है। हाँ, बिंगो बिंगो के जो ये जैसे मैडेंगल्स वगैरह आते हैं, ये कह रहे हो? अच्छा। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मयूर, दिल्ली के अंदर अगर आप जिम ओपन करते हो अपना, ठीक है, आपको ये जो प्रोटीन के डब्बे देने आते हैं, अर्पित तो जानते होगे, मयूर आप भी जानते होगे, ये या जो रेड बुल की प्रमोशन करने आते हैं, आपको फ्री में देकर जाते हैं शुरू शुरू में प्रोडक्ट अपने, ताकि आप वहीं से बेचो, है ना। मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी और बिजनेस जो आपको अगर कॉम्पिटिटर्स को अगर अपने हराना है, आपको सबसे पहले रेट के साथ खिलवाड़ करनी पड़ती है। शुरू में इनिशियली आपको लॉस भुगतना पड़ेगा। ये लॉस मेकिंग कंपनी है। यस। है ना, यही चीज होती है। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अब कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर कंपनीज जो हैं, उनको अगर ज्यादातर चीजें टैक्स के अंदर ही देनी पड़ जाएं, है ना, तो वो क्या कंपनीज यहां पर टिकेंगी हिंदुस्तान में, बताओ? नहीं टिकेंगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैं चिप्स के एग्जांपल से या बिस्किट के एग्जांपल से क्या समझाना चाह रहा था, या जैसे अर्पित ने आईटीसी बिंगो का एग्जांपल जैसे दिया, है ना, कि शुरू शुरू में उन्होंने पुणे वगैरह में शॉपकीपर्स को पकड़ा, सस्ते सस्ते रेट पर बांटे, लॉस उठाया, लेकिन अपना ब्रांड बनवाने को बिकवाए उनकी दुकान पर जाकर चिप्स, टेस्ट डेवलप करवाने के लिए। इंडिया ना एक डेवलपिंग कंट्री है। कोई भी अच्छी खासी
जिसके पास 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का कैपिटल होगा, ऐसी कंपनीज बताओ मुझे कौन सी कंट्री चाहिए? यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, या एशिया अफ्रीका आएंगी? बताओ कहां जाएंगी ऐसी कंपनीज? जल्दी बताओ। जिनका टर्नओवर 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का होता है, बताओ कहां जाएंगी ऐसी कंपनी? यूरोप, यूरोप में जाएंगी कि एशिया में जाएंगी? एशिया में आएंगी, क्यों आएंगी? नहीं, आप मेरे को शुरू में बताओ कि मतलब जैसे उनको पता है कि उनकी जो चीज़ें हैं, अगर लोग उनके कस्टमर हैं वैसे हैं। बात बात अभी आप जनता को छोड़ दो और मार्केट को छोड़ दो, मैं आपसे डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट साइकिल की टर्म्स में अगर आपको देखना है तो आप कहाँ जाओगे बताओ? यूरोप जाओगे। लेकिन ये लोग इंडिया क्यों चले आते हैं बताओ? क्योंकि इनको एज कंपेयर टू यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज क्या देना पड़ता है? कम टैक्स। और मार्केट में जब इस कंपनी को अपनी जगह बनानी थी तो इसने अपने रेट के साथ क्या करा? बाकी जितनी भी कंपनीज थी उस इस टिप्स के ब्रांड ने, जो मैंने आपको एग्जांपल में रखा, तो आपने क्या करा था? अपने रेट को गिरा दिया था। इंडिया ना और ज्यादा टैक्स इंसेंटिव देने की कोशिश करता है ताकि वो लोग अपना बिजनेस यहीं पर टिका रखें। ऐसा क्यों चाहता है इंडिया? इससे क्या फायदा हो जाता है इंडिया को बताओ? यहां पर इन्वेस्टमेंट करवाने से क्या फायदा हो जाता है? नंबर वन चीज तो एम्प्लॉयमेंट रॉकेट की तरह भागती है। दूसरा, इनकम जनरेट होती है। और क्या हम ये भी कह सकते हैं शायद किसी किसी मामलों के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मिलता है और हमें टैक्स भले ही कम मिले लेकिन कुछ तो मिलता है। अब मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं अर्पित, मैं अपना फाउंडेशन कोर्स जो है, मेरे 5,000 सब्सक्राइबर है मान लो, ठीक है? मैं अपना फाउंडेशन कोर्स 1 लाख का रख रहा हूं, ठीक है? और मैं उन 5,000 सब्सक्राइबर को ऑफर देता हूं कि आप लोग वो करो। 5,000 सब्सक्राइबर को देखते हुए हो सकता है ना कि एक या दो लोग या तीन लोग ही आए मैक्सिमम, तो मुझे 3 लाख का प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर मैं यही करूं कि यार मेरा अभी नया नया ब्रांड है, मैं उतने बड़े सब्सक्राइबर का चैनल नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं वैसा नहीं हूं, और मैं उसके रेट अगर गिरा के कर दूं 1,000 रुपए, तो काफी लोग चले आएंगे ना मेरी तरफ, और मेरा प्रॉफिट 3 लाख से बल्क में 3 लाख 30 लाख का भी हो सकता है ना? है ना? ये चीज है। ये इंडिया करता है कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करते वक्त, ये मेंटेलिटी रखता है कि मुझे ज्यादा की उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों से लेना है और कम कम लेना है टैक्स। और ये बहुत ज्यादा लोग क्या है? कंपनीज। पहले मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ गई? तो हमने रेरा की बात कर ली, इन सब की बात कर ली। अब बात आती है एंजल टैक्स की। ये एंजल टैक्स क्या मतलब है शाइनी? कोई परी उतरेगी आसमान से, मैं उससे फ्लर्ट करूंगा, तो जितनी ज्यादा देर फ्लर्ट करूंगा उतना टैक्स देना पड़ेगा मुझे भगवान को, क्या ये? हाँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो मेरी वाली बात को नहीं कहेंगे कि अगर कोई परी वरी उतरेगी, कोई मैं एक्स लगाऊंगा और परियां गिरेंगी ऊपर से? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या फायदा? तो देखो, एंजल टैक्स ऐसा नहीं होगा ना शाइनी, ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको अबॉलिश कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको एंजल टैक्स के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। नंबर वन, ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और यूपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चन जैसे पूछता है, लाइक मसाला बॉन्ड्स, एंजल टैक्स, ऐसे टर्म्स पे बहुत ज़्यादा यूपीएससी को क्या कहते हैं, पसंद होती हैं यूपीएससी को टर्म्स। जैसा कि आपको पता था, ये गूगल फेसबुक और इन सब के ऊपर भी टैक्स लगता है। यूपीएससी ने 2018-19 के अंदर लगातार क्वेश्चन पूछे थे, एंजल टैक्स पे भी क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ी बात, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट क्या है? आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। इसका एक सेक्शन है दोस्तों, सेक्शन 56 क्लॉज 2 पार्ट 7 बी। सेक्शन 56 क्लॉज 2 पार्ट 7 बी ये मेंशन करता है, इस सेक्शन को, इस पार्ट के इस 7 बी को हम लोग कहते हैं एंजल टैक्स। एंजल टैक्स, जैसा कि शाइनी ने हमें बताया, ये इंपोज करा जाता है स्टार्टअप्स पे। स्टार्टअप्स पे शाइनी कैसे इंपोज करा जाता है? कब इंपोज करा जाता है स्टार्टअप्स पे? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं। मैं इसका प्रॉपर तरीका समझाता हूँ इसको, रुको।
हम चलते हैं यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि यहीं पर ये चीज़ समझ में आएगी। दोस्तों ये ना जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, निफ्टी, दोस्तों ध्यान से देखना, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो मैं बात बोल रहा हूँ वो काफ़ी नई हो, लेकिन फिर भी समझने की आप इसको कोशिश करो। ये ना दोस्तों निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 हमारे देश का एक इंडेक्स होता है जो कि हर साल बनता है, और हर साल ऐसा नहीं है कि पूरे साल तक ये फिक्स रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। निफ्टी 50, इसमें 50 का मतलब ये है कि ये एक इंडेक्स होता है 50 टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग, टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग जो हमारे देश में कंपनीज होती हैं, उनका ये इंडेक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक इनमें से किसी भी कंपनी को पकड़ लेते हैं। कोई भी कंपनी का मुझे एक नाम बताओ, आप कोई भी बताओ। आशिमा कोई भी एक कंपनी का नाम बोलो। क्या कहते हैं, मलिका आप बोलो जरा, कोई किसी एक कंपनी का नाम बोलो मुझे। टाटा, किस में जाना चाहोगे? टाटा मोटर्स, पावर, केमिकल, कंज्यूमर्स, एलेक्सी, कम्युनिकेशन, क्या? स्टील, टाटा, ये रहा टाटा स्टील। ठीक है, अब आप लोग दोस्तों सब लोग ध्यान से देखना, टाटा स्टील आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? यहां पर देखो, ये क्या बनकर आ रहा है रेड कलर में, 111 रुपए, 111.45 रुपीज, यही लिखा है, बताओ। 111.45 रुपीज। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एंजल टैक्स कैसे होगा। सपोज करो टाटा वालों ने ये डिसाइड करा, टाटा वालों ने ये डिसाइड करा कि आज हम ना एक नया शेयर इंट्रोड्यूस करेंगे टाटा स्टील के नाम से। टाटा के बड़े सारे अभी आपने देखा कि शेयर है, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर, टाटा एलेक्सी, है ना। ऐसे ही उन्होंने डिसाइड करा कि हम टाटा स्टील का शेयर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब क्या होता है, ये सारा का सारा जो शेयर होता है ना, सारा का सारा ये जो शेयर मार्केट होता है, इसको हमारे देश में एक बॉडी कंट्रोल करती है, जो कि हमें पढ़नी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे स्टैटिक पोर्शन में, यूपीएससी का पार्ट है। मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, जिस साल अर्तिका शुक्ला एंड टीना डाबी ने एग्जाम दिया था, उसके बारे में रेगुलेटरी बॉडीज एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज ऐसा करके, तो उसमें से एक बॉडी है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या बात है मेरी ट्रेडर, कल से तुम ट्रेडिंग में आना रोज, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दो चीजों को रेगुलेट करता है, एक एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी, जैसे ये टर्म आता है सेंसेक्स, है ना, इसके आंकड़े आते हैं। तो बेसिकली शेयर बाजार के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सेबी रेगुलेट करता है। अब कोई भी जो कंपनी है, मतलब मान लो कोई भी जो कंपनी है, जो स्टार्टअप है, वो पहले दिन से ही, मुझे इस चीज का आंसर दो जरा, क्या वो दोस्तों पहले दिन से ही ये निफ्टी 50 या शेयर मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती है क्या पहले दिन से ही? नहीं ना। मुझे एक छोटा सा बस एक आंसर चाहिए आप लोगों से। पतंजलि हमारे देश में कितने सालों से टिकी हुई है? ऑलमोस्ट एक डिकेड कहता हूं क्या मैं इसको, ऑलमोस्ट, है ना। लेकिन इसका जो शेयर है अभी लास्ट ईयर ही लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर 2022 में, ठीक है। यानी कि ये जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, क्या एकदम से शेयर मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है क्या? सेबी इनको रजिस्टर्ड कर लेते हैं क्या? ये शेयर लॉन्च कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सबसे सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक रूल बुक के अंदर क्या बताई थी, एंजल टैक्स नंबर 1 भूलना मत। कहां गया एंजल टैक्स? किसके ऊपर लगाया जाता है? स्टार्टअप्स के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं कुछ एक आपकी अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए। मान लो टाटा वालों ने एक नया शेयर लॉन्च करने का सोचा, स्टील, टाटा स्टील के नाम से। अब क्या है, सेबी को यह पता लगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेबी को यह पता लगा कि टाटा इज प्लानिंग
कि वो टाटा स्टील के 1 लाख शेयर इंट्रोड्यूस करेंगे। कितने? 1 लाख शेयर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब वो हर एक कस्टमर को, कस्टमर मतलब कौन? आप और मैं जैसे। तो मान लो कि हम लोगों का ट्रेडिंग करने के ना 200 बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे जीरोदा होता है, धन होता है, ग्रो ऐप होता है, एंजल ब्रोकिंग होता है। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जिसपे हम शेयर की खरीदारी और बेचना, खरीदना बेचना कर सकते हैं। हमें मान लो ये शेयर जो है टाटा स्टील देता है, टाटा स्टील देता है एक शेयर। अभी तो आपको ये 111.45 का दिख रहा है, एक बार के लिए इस आंकड़े को भूल जाओ। मान लो कि टाटा हमें एक शेयर इसका देता है 5,000 रुपीज का, टाटा स्टील का एक शेयर मिल रहा है 5,000 रुपीज का। सेबी के नजरों में ये वाली बात आई, या सरकार को कहीं से पता लगा कि ये जो 5,000 रुपीज है ये क्या है दोस्तों? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये क्या है? ये है सेलिंग प्राइस। बताओ, मलिका सेलिंग प्राइस ही है ना ये, इसी पे तो हम खरीद रहे हैं ना इसको। टाटा में इसी पे बेच रहे हैं ना 5,000 रुपए का एक शेयर। अब सरकार को या शायद सरकार को या सेबी को यह पता लगा कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू जो है, जो टाटा स्टील की होनी चाहिए सभी पहलू को कंसिडर करते हुए, वो 2,000 रुपए की बनती है। 2,000 रुपए की बनती है। और इसने कितने शेयर इंट्रोड्यूस करे? 1 लाख। क्या 1 लाख शेयर ये फटाफट बिक जाएंगे क्या जैसे ही कंपनी इंट्रोड्यूस करेगी? क्या टाटा पे लोगों को ट्रस्ट है क्या? बताओ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आजादी से पहले की कंपनी है। अब 1 लाख शेयर 5,000 रेट पर बेचे लोगों को, कितने पैसे आ गए टाटा के पास? 50 करोड़। ये क्या है? कंपनी ने क्या करा है? 50 करोड़ का गेन करा है। जबकि आने कितने चाहिए थे सेबी या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग? जब इसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू अगर 2,000 है तो आने कितने चाहिए थे? 20 करोड़। टाटा वालों ने कितने का प्रॉफिट कर डाला यहां पर? कितने का प्रॉफिट कर डाला? 30 CR का। इस 30 CR पर जो टैक्स लगेगा, जो टैक्स लगेगा, इसको कहेंगे एंजल टैक्स। शाइनी एक नॉच हायर लेवल, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी इस चीज को लेकर, क्लियर हुआ कैसे होता है, वर्क करता है। विद नो डिसरेस्पेक्ट टू यू शाइनी, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि मतलब ये शेयर मार्केट में ऐसे वर्क करता है ये वाला टैक्स। ठीक है। अब एंजल टैक्स की एक जो डेफिनेशन होती है, अगर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं मुझे इंटरव्यू रूम में बैठ के, तो कोट पेन टाई लगाकर मैं बोलूंगा income tax payable on the capital raised by unlisted companies via the issue of the shares where the share price is seen in excess to the fair market value of the shares sold, this is called as angel tax। वो कहेंगे एक्सप्लेन, और लोग पिछवाड़े जैसा मुंह बनाकर बैठ जाएंगे इंटरव्यू रूम में। देखो क्लियर कर देता हूँ चीज को। एंजल टैक्स, यहां देखो दोस्तों, यहां देखना, ध्यान से देखना। एंजल टैक्स इज लिवाइड व्हेन अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी कौन है? स्टार्टअप जो नहीं है वहां पर, वो जब एक ऐसे शेयर को इशू करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर जब शेयर को इशू करते हैं एट अ प्राइस दैट एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब सेबी या गवर्नमेंट को क्या लगा था कि उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए? 2,000 रुपए, हमारे एग्जांपल जो हमने डिस्कस करा। और कंपनी कितने पे बेच रही थी? 5,000 रुपए। ये जो डिफरेंस आता है, कितना डिफरेंस आया था यहां पर जो टोटल हुआ था? 20 करोड़, 50 करोड़ माइनस 20 करोड़, 30 करोड़। द डिफरेंस इज टैक्स एट 20% और मोर। क्या हमें क्या हमें ये याद रखना है? क्या हमें याद रखना है? एंजल टैक्स एबॉलिश हो गया।
लेकिन हमें बस एंजल टैक्स याद रखना है, 20% फलाना परसेंट, ये हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना, इसको लिख लेना कहीं आप लोग। दिस एक्सेस रियलाइजेशन, एक्सेस रियलाइजेशन क्या है ये? इट इज ट्रीटेड एज, इट इज ट्रीटेड एज इनकम एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंगली। अब मुझे एक बात बताओ, इसको एबॉलिश कर दिया गया है कंपनीज के लिए। ये एक घाटे का सौदा था ना जब इसको इसको टैक्स करा जाता था ऐसी किसी चीज को। यार मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एक चीज है, मलिका आप मुझे कोई एक चीज बेच रहे हो, तो कंपनीज का ये कहना था भाई लोग लोग खरीद रहे हैं ना, हमने तो एक ऑफर दिया उनको कि इतने रेट पे हम बेचेंगे। वो खरीद भी तो इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग खरीदना चाहते हैं। तो आप उनको क्यों रोक रहे हो बीच में, या फिर आप इस चीज के ऊपर क्यों टैक्स लगाना चाह रहे हो? यार मुझे एक बात बताओ, मेरा फाउंडेशन कोर्स भाई मैं 2 करोड़ का बेचूं चाहे 20 करोड़ का बेचूं चाहे 20 अरब का बेचूं, खरीदने वाला अगर खरीद रहा है तो वो ये वाली बात तो उसके और मेरे बीच में लेन देन है ना। ये वाली बात तो उसके और मेरे बीच में लेन देन है, इसमें सरकार कहां से आती है? अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था तो बस वो रूट के करवा चौथ की औरतों की तरह बैग पैक करके वापस लौट जाते थे। सरकार को ये लगता था, बात वही है ना कि जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, भाई छोटा छोटा पैसा है चाहे कहीं से भी है, पैसा पैसा होता है। अब मैंने आपको एक फोटो शेयर करी थी सुबह टेलीग्राम के ग्रुप में। ये देखो क्या होता है, आजकल कंपनी ना एक आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी ये ना कुछ टाइम पहले नायका ने निकाला था, नायका जो कि एक लेडीज के लिपस्टिक और ये फलाना डिकमा जो आइकॉनिक काजल फलाना जो नौटंकी होती है निब्बो को इंप्रेस करने के लिए, उसका एक ब्रांड होता है। और ऐसे ही पेटीएम वगैरह ने भी निकाला था ये। इस आईपीओ से जो कंपनी होती है वो जनता से बेसिकली पैसा उठाती है अपने आप को रेज करने के लिए। अभी किसका आईपीओ लॉन्च हो गया है? जो मैंने धन अकाउंट पे आज चेक करा था, शेरा एनर्जी लिमिटेड का। 55 से लेकर 57 रुपीज के बीच में आपको मिल जाएगा। इन्होंने कितना साइज इंट्रोड्यूस करा है इसका? 35.2 करोड़ शेयर इसके लॉन्च करें हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो 1,10,000 की, मैक्सिमम 1,14,000 की एक बार। एक बार 7 फरवरी को इंट्रोड्यूस हो गया, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा ये कुछ वैसा ही है ना? ऐसा ही है ना? एंजल टैक्स एबॉलिश होने की वजह से अब ये कंपनी मन पसंद का जो ये प्राइस रख रही है, ये खुद डिसाइड करा है ना इन्होंने कि हम इसका प्राइस 55 से लेकर 57 रुपीज तक रखेंगे एक का, बताओ। और आप मिनिमम इसके कितने शेयर आपको खरीदने ही पड़ेंगे? 2,000 शेयर, ये कंपनी डिसाइड कर रही है ना। मुझे एक बात बताओ मलिका, अगर हम इस पे ना जाएं, शेरा एनर्जी लिमिटेड, भाई मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना। मलिका आपने सुना है क्या? शाइनी आप सुना है क्या? आपने अर्पित सुना है इसका नाम? नहीं, ये तो एक कंपनी है। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर 2,000 शेयर हमें दे रही है, 55 रुपीज का एक शेयर दे रही है और कह रही है 2,000 में ही शेयर खरीद सकते हो और मल्टीपल उसके खरीद सकते हो, यानी कि एक बार में कितना लॉट साइज खरीदना पड़ेगा? 2,000 शेयर का। दूसरा कितने का हो जाएगा आपके पास? कितने शेयर हो जाएंगे? फिर 2,000। तीसरी बार में फिर 2,000। अगर ऐसा 3 बार खरीदा तो कितने शेयर हो गए टोटल? 6 के, 6,000 शेयर। क्या इससे कम में दे देगी कंपनी हमें? 55 से कम में बताओ, दे देगी? नहीं ना, क्योंकि कंपनी ने क्या लिख रखा है यहां पर, बिड रेंज ही कितनी है? 55 रुपये मिनिमम तो देने ही पड़ेंगे, राइट शाइनी? अब ये कंपनी ने डिसाइड कर रखा है तो कंपनी क्या जबरदस्ती हमारे अकाउंट से पैसे ले जाएगी ये क्या? बोलो। अगर इसमें कंपनी जो है जिसको 2,000 शेयर खरीदे होंगे, जो इंटरेस्टेड होगा वही तो जाएगा ना इसके लिए, बताओ शाइनी। तो इसमें एंजल टैक्स लगाने का कोई मतलब बनता है क्या? और ये मैंने आज, जिस दिन मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का ये लेक्चर करा रहा हूं, मैंने आज ये फ्रेश आईपीओ निकाला आपके लिए। मतलब जिस दिन आप मेरे साथ ये क्लास कर रहे हो आप बिल्कुल अपडेटेड हो, बिल्कुल हिंदुस्तान में क्या चल रहा है और ये एंजल टैक्स का क्या मतलब है, ये आईपीओ क्यों निकला, इसका भाव दिखाना, ये ऑन द स्पॉट आज की तारीख के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये 7 फरवरी 2023, 8:45 PM। समझ में आया? बताओ, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगी ये सिचुएशन? डोंट वरी, ये सिर्फ ट्रेलर था। एंजल टैक्स के बारे में अभी इसका डिटेल डॉक्यूमेंट आने दो, तब और बात करेंगे। फिर कुछ छोटी सी चीज़ें और रह गई हैं, डोंट वरी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका।
पॉजिटिव साइंस एंड होप। इकोनॉमी के लिए कुछ पॉजिटिव साइंस एंड होप क्या है? ऊपर कुछ हमने छोड़ तो नहीं दिया? नहीं। हाँ जी, तो आगे हम लोग बात करते हैं कुछ पॉजिटिव साइंस एंड होप क्या है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है अच्छी खासी तेज गति पर बढ़ने के लिए कमिंग डिकेड के अंदर रेडी है। एक बार बस ये जो ग्लोबल शॉक्स हैं जो कि कोविड 19 की वजह से जो पैदा हुए थे और कमोडिटी के जो प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो इन्फ्लेशन हो रही है 2022 में जो उत्पन्न हुई है, किसकी वजह से? किसकी वजह से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए? ग्लोबल इन्फ्लेशन किसकी वजह से है? जल्दी बताओ। रशिया यूक्रेन वॉर। अब देख रहे हो शाइनी, ये ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिसके बारे में आपने आंसर दिया, ये आपको पता है कहां तक लेकर जाएगा? ठकुराइन, क्या कोई स्टेट पीएससी नहीं पूछ सकता क्या कि इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है कि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन के पीछे कौन सा इकोनॉमिक शॉक रिस्पॉन्सिबल है? आ सकता है कि नहीं आ सकता? बताओ। और रशिया यूक्रेन दूर दूर तक भनक लगेगी हमें क्या? हम तो यही सोचेंगे ना, वो तो एक रीजन का वॉर है, पूरी दुनिया के ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैसे डाल सकता है? अगर हमने नहीं पढ़ रखा हो तो हमारा दिमाग बोलेगा कि नहीं बोलेगा ऐसा? बस यही चीज है। ऐसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होती है धीरे धीरे करके। उसके बाद फ्रेश तरीके से क्रेडिट साइकिल जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से अब बैंकिंग की जो बैलेंस शीट्स हैं वो हेल्दी होती चली जा रही है, इंप्रूव होती चली जा रही है। नॉन बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर्स का भी यही हाल है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जो भी कंपनीज हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट अब अच्छी होती जा रही है। अच्छी होने का मतलब क्या है? हेल्दियर और इंप्रूव का मतलब क्या है? कि लॉस और प्रॉफिट के बीच में जो गैप है, जो लॉस ज्यादा दिखता था, वो अब क्या होने लगा है? भरने लगा है ना? बैलेंस शीट एक हेल्दी कब होती है? सबसे बेस्ट सिनेरियो कब होता है? जब उसमें लॉस ज्यादा दिखे कि प्रॉफिट ज्यादा दिखे? प्रॉफिट दिखे। वो जो प्रॉफिट की स्थिति होती है बैलेंस शीट की, वो क्या दिखाता है कि दैट बैंकिंग कंपनी इज एबल टू गिव मोर, क्या टू द कस्टमर? क्या चीज देगी? लोन। उस लोन की वजह से कंपनीज क्या करेंगी? प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट वगैरह, हम लोग अगर लोन लेकर आए क्या करेंगे अगर हम लोग बिजनेसमैन है तो? जल्दी बताओ। प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से लोगों को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट। अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी? बढ़ेगी। बस ये एक साइकिल होती है पूरी की पूरी। हमने नितिन सिंघानिया से इसको समझा था। ज़्यादा इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन हुई है, होगी और हुई भी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को ज़्यादा इंश्योर करने की सरकार कोशिश करेगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी जाएंगी, जैसा कि पहले चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे के। डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाकर, और इसके बारे में हम जानेंगे आगे फर्दर चैप्टर्स के अंदर कि ये कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसके बारे में अभी कमिंग चैप्टर्स के अंदर बात करेंगे। याद है हमने कल पहले चैप्टर के अंदर एक बात करी थी ग्रोथ मैग्नेट्स की, है ना? दैट देयर आर सम चुंबक जो कि हमारी इकोनॉमी को खींचेंगी इस कंसोलिडेशन के मोड से। याद है ना? मैंने आपको एक कंसोलिडेशन का मोड दिखाया था बिटकॉइन के चार्ट से। इस चीज को आज भी क्लियर कर देता हूं। BTC/USDT, ये वाला मैंने आपको एक कंसोलिडेशन का जोन ऑफ कंसोलिडेशन। ये कैसा पॉइंट होता है? भूल जाओ कि एक बार के लिए बिटकॉइन का चार्ट है, लेकिन एक बार के लिए बस इसको ऐसा समझ लो कि ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर इकोनॉमी एक ही जगह पर ट्रैप होकर रह जाती है। ये ने एक सेकेंड, कहाँ गया? ये यहां से ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसी जगह पर इसी बॉक्स के अंदर फंसी रह गई इकोनॉमी। लेकिन जब यहां से बाहर निकलेगी तो रॉकेट बनेगी। जब यहां से बाहर निकलेगी तो रॉकेट बनेगी। यही है जोन ऑफ कंसोलिडेशन। जोन ऑफ कंसोलिडेशन। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इकोनॉमी ले रही है एक पुल बैक। ऊपर तो नहीं जाती रही ना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया था, ये ऊपर तो नहीं भागती रही, ये एक पुल बैक ले रही है। और ये वाली बात मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ये वाली बात हम ऐसे कह सकते हैं। कहां गया?
ये 8.7% तक बढ़ना इकोनॉमी का, फिर 7% पे गिरना, और अब कमिंग ईयर में भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी हम 6 to 6.8% लेकर ही चल रहे हैं। हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी को लेकर, बिकॉज ऑफ दीज 3 इकोनॉमिक शॉक्स, 1 2 3। ये तो जानते हो ना, ये तो उसकी इस वाली बात की तो अच्छे से तैयारी हो गई होगी। लेकिन फिर भी ऐसे ग्रोथ मैग्नेट्स क्या है, मतलब ग्रोथ मैग्नेट्स मतलब मान लो कि यहां पर ऐसा, इस पॉइंट के ऊपर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ तो पक्का, कुछ ना कुछ इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल यहां पर एक ग्रोथ मैग्नेट तो होगा ना पक्का, बिल्कुल होगा ना ग्रोथ मैग्नेट यहां पर, अगर हम देखें तो, जो कि इस जोन ऑफ कंसोलिडेशन से निकाल कर इस बिटकॉइन को यहां से, जो इतने टाइम से यहां पर एक ही रेंज बाउंड होकर घूमे जा रहा था, यहां पर कुछ तो ऐसा ग्रोथ मैग्नेट होगा ना कि जो कि खींच कर ले गया एकदम से ऊपर, इसको एकदम से इसको खींच कर ले गया। तो हमारी इकोनॉमी के लिए कौन सा ग्रोथ मैग्नेट है जो कि इस कंसोलिडेशन की रेंज को तोड़वाएगा और इकोनॉमी को इसी प्रकार की तरह इससे बाहर निकालेगा, ये रॉकेट बनाएगा? क्या है? 3 चीजें हैं। हमें फोकस करने की जरूरत है एक हेल्थी और एक रिकैपिटलाइज बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर पर, दूसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर, और हम ये जो इकोनॉमिक शॉक्स हैं इनको बस दूर कर सकें। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो इस ये वन ऑफ शॉक मतलब जो एक ही शॉक होता है लेकिन उसके परिणाम और अदर अदर सेक्टर्स पे जाकर निकलते हैं, इसको हम डिसिपेट कर दें, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। और इनमें से सबसे बड़ा क्या है? कोविड की जो रिकवरी है, जो आना बाकी है। हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं। पब्लिक गुड का मतलब, पब्लिक गुड्स, ये यहां पर अच्छी डेफिनेशन गिवन नहीं है। पब्लिक गुड हम शायद नहीं जानते ना, वो गुड जो कि कौन सप्लाई करता है? गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ना फालतू बात लिख रखी है, पब्लिक गुड्स आर दोज जो कि अवेलेबल होते हैं सबके लिए, नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को एक्सक्लूड नहीं करा जा सकता, सबके द्वारा वो एंजॉय करे जा सकते हैं बार बार, बाय एनीवन विदाउट डिमिनिशिंग द बेनिफिट्स दे डिलीवर टू अदर्स, यानी कि वो सबके लिए एक्सेसिबल है। ये वही वाली बात है, पब्लिक गुड की डेफिनेशन को भी ऐसा बना रखा है जैसे सबका साथ सबका विकास को अंग्रेजी में समझा रहे हो। ठीक है, बेकार डेफिनेशन है, छोड़ो उसको, किसी काम की नहीं है। क्रेडिट साइकिल, क्रेडिट साइकिल मतलब मुझे एक बात बताओ, जब मैं किसी भी वर्ड के आगे एक साइकिल लगाता हूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमेशा दिन बुरे नहीं रहेंगे और हमेशा दिन अच्छे भी नहीं रहेंगे? बोल सकता हूं? जैसे क्रेडिट साइकिल, अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अभी जो कोविड 19 के बाद जो इकोनॉमी श्रिंक हुई थी, तब क्रेडिट साइकिल में क्या हुआ था? अच्छी थी क्रेडिट साइकिल की बुरी थी? बुरी थी। पैसा इतना अवेलेबल नहीं था इकोनॉमी के अंदर, तो लोन्स लेना कंपनीज के लिए महंगा हो गया था बैंकों से। और आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी कर देती है तो कमर्शियल बैंक को भी आरबीआई से जो अमाउंट चाहिए होता है वो महंगी रेट पर मिलता है ना। फिर जब हमें पढ़ा था पूरा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अंदर, फिर कमर्शियल बैंक्स भी कस्टमरों को नहीं दे सकते ना अच्छी रेट पे लोन, फिर लोन्स क्या होते हैं? डिस्करेज होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी तो हो नहीं सकती है। तभी तो बोला जा रहा है कि एक दो बैंक्स नहीं कर रहे हैं ऐसा, ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सभी सेंट्रल बैंक्स ऐसा करने में लगे हुए। तभी तो बोला जा रहा है इस साल की रिसेशन आने की संभावना है। इकोनॉमिक ग्रोथ ही जब नहीं होगी तो रिसेशन तो होगा ही होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, पास में जितने भी रिसेशन आए हैं, हमारी तारीफ यूएसए के फेडरल बैंक तक ने करी थी 2008 वाले में, शायद नहीं याद होगा आपको, है ना? बहुत तारीफ हुई थी हमारे सेंट्रल बैंक की, आरबीआई की, कि अगर ऐसा बैंक हमारे पास होता, पूरी दुनिया, पूरा यूरोप, सारी कंट्रीज उससे सफर करे थे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से। सिर्फ हमारे ऊपर कोई परिणाम नहीं निकला था, है ना? बहुत अच्छे से मॉनिटर करा था हमारे आरबीआई ने। तो इट डिस्क्राइब्स द फेजेस ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट बाय बोरोवर्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सपेंशन। अगर इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है तो क्रेडिट ज्यादा होगा बोरोवर्स के पास कि कम होगा? जल्दी बताओ। ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखना अपने प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए कि क्रेडिट साइकिल इज पॉजिटिव व्हेन देयर इज इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ट्रू और फॉल्स? क्रेडिट साइकिल प्रेजेंट्स अ नेगेटिव पिक्चर व्हेन द इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना? ये चीज है। तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत लगी आपको अशप्रीत? ये थोड़ा आपके लिए नया है लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं लगी आपको? पक्का सारी चीजें समझ में आई? और ये अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, इसका ब्रॉड वर्जन आने दो। एंजल टैक्स के बारे में अभी मैंने सिर्फ 1% बताया है अभी, और ये सबके बारे में, आईबीसी, रेरा, इन सब के बारे में बताऊंगा। इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड उनके लिए होता है जिन कंपनियों का दिवालिया निकल गया होता है। अब उनका करना क्या है बेसिकली?
तो याद है ना, इसी के साथ एक टर्म एसोसिएटेड होती है, शाइनी आपने सुना होगा, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और फिर वो नौटंकी होती है 90 दिनों का टाइम और ये टाइम, और इसके ऊपर क्वेश्चंस निकलते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस निकलते हैं, क्योंकि अब ये करंट अफेयर का पार्ट नहीं रह गया है। ये एनपीए वाली नौटंकी लगभग ऑलमोस्ट मोर देन हाफ डिकेड से चल रही है, 5 साल से ज्यादा से चल रही है नौटंकी है। डीमोनेटाइजेशन के बाद तो बहुत ही ज्यादा हुई थी ये एनपीए वाली नौटंकी। तो अब ये करंट का पार्ट ना रह गया, स्टैटिक का पार्ट बन गया है अभी ये सब चीजें। और एंजल टैक्स के ऊपर अगर यहाँ पर बोल रखा है इकोनॉमिक सर्वे ने कि उसको भले ही अबॉलिश कर दिया है, 2023 से लेकर 2026 तक आप सब लोग रेडी रहना कि इसके ऊपर क्वेश्चन निकल सकता है। इसलिए मैंने आप सबको इकोनॉमिक सर्वे के सेशन में इसलिए बुला रखा है ताकि जो लोग बाद में भी प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर 2023 स्टूडेंट्स, आने वाले 3 सालों के लिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो दोस्तों इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। हम लोग बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट्स। फिजिकल मतलब किससे रिलेटेड होते हैं? सरकार से रिलेटेड। और मॉनेटरी आरबीआई से रिलेटेड। तो सबसे पहले एक चैप्टर देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में कि सरकार ने क्या क्या प्रयास करे हैं रेवेन्यू की सीमाओं को देश में बढ़ाने के लिए, चैप्टर 3 के अंदर। इस डिस्कशन में लोग, लेकिन दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।